नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर बहुत ही कमाल धमाल तरीके से हम कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को कवर करेंगे और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यार, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीबीएसई की टर्म फर्स्ट की एग्जामिनेशन के हिसाब से जितने भी आपके 5 के 5 चैप्टर्स जो आ रहे हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी आगे आने वाली परीक्षा के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और बच्चा बाड़ी में आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन की लेटेस्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो एक बार आप उसको भी जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यार जो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से, जो कि अपना चैप्टर फर्स्ट है। सो यार फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इन प्रश्नों को सबसे बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में आप आंसर दीजिए, देन उसके बाद फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। और अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। सो यार फर्स्ट प्रश्न है व्हाट इज प्लानिंग। तो यार बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। प्लानिंग मतलब होता है कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हैंस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो यार प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। तो यार जहाँ पर भी आपको नॉट दिख जाए ना, सबसे पहले उसको अंडरलाइन करो, वरना वही क्वेश्चन को गलत भी करवा देता है। सो यार इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है अपने पास प्लानिंग का। सो फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ द फेलियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज यार फेलियर तो हम तभी निकालेंगे ना जब अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज ही हो जाएगा एंड और प्लानिंग कब करते हैं, टूर्नामेंट के पहले। हैंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो ऑलमोस्ट उसी तरह का प्रश्न, ऑप्शन अलग है। तो यार यहाँ पर टू अर्न मनी इज नेवर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। रिसेप्शन कमेटी का क्या काम रहता है। सो रिसेप्शन कमेटी यार वेलकम करती है चीफ गेस्ट को, स्पेक्टेटर्स को एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डबल लीग टूर्नामेंट है सच एज आईपीएल, यहाँ पर कितने मैचेस खेले जाएंगे अगर 7 नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। सो एन की वैल्यू 7 है, डबल लीग टूर्नामेंट है, तो अपने को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n इंटू एन माइनस 1, ठीक है। अगर सिंगल लीग होता तो हम n इंटू एन माइनस 1/2 यूज़ करते, लेकिन सिंस डबल लीग है दो बार हर एक टीम दूसरे से मैच खेलेगी, मतलब ज़्यादा मैचेस खेले जाएंगे, मतलब 7 इंटू 6, 7 6 42 इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट प्रश्न है सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट है, यहाँ पर कितनी बाइस दी जाएंगी अगर 17 टीम्स हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट है, n की वैल्यू 17 है। तो बच्चा पार्टी मैंने आपको इसमें 3 स्टेप सोल्यूशन बताया था, जिसमें सबसे पहले आप n की वैल्यू निकालें। n की वैल्यू यहाँ पर 17 अपने को क्वेश्चन से मिल रही है। देन सेकंड आ जाएगा अपने पास, अपने को निकालना है कि इसकी नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या है, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो इसको देख लेना, फिक्सर वाला। सो इसकी नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 हो जाएगी अपने पास 32। अब 32 में से हम जब 17 को माइनस कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा क्या, 15। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ 20 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट देन हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड। तो यार 20 टीम अगर पार्टिसिपेट करेगी तो कितने मैचेस प्ले किए जाएंगे, n-1, बेसिक सा फॉर्मूला है। सो 19 मैचेस इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। पहला प्रश्न है कि यार बैलेंस डाइट में हाई सोर्स ऑफ क्या रहना चाहिए, प्रोटीन, फ्रूट्स, फैट्स या ऑल दी कंपोनेंट्स इन बैलेंस फॉर्म। यार बहुत ही आसान है, बैलेंस डाइट मतलब सारे कंपोनेंट्स रहने चाहिए बैलेंस फॉर्म के अंदर। हैंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल इन द फूड विच। सो ऑप्शन है कि एसेंशियल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, सही बात है। एसेंशियल फॉर ग्रोथ, बिल्कुल सही है। फॉर आवर बॉडी नीड्स, बिल्कुल ये भी सही है। सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। अच्छा बच्चा पार्टी, यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा कि जहाँ पर भी न्यूट्रिएंट्स आ जाए, न्यूट्रिएंट्स एक अम्ब्रेला टर्म होती है, और अम्ब्रेला टर्म होती है इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। अब इन सभी के अगर हम इंडिविजुअली भी फंक्शन देखने जाएँ सो ऑल ऑफ द अबव ही आएगा। तो जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चन मिले ना जहाँ पर किसी के फंक्शंस पूछे गए हैं या फिर किसी का इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे, तो जनरली ऑल ऑफ दीज अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है तो वो सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलिएंट फीचर ऑफ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का सेलिएंट फीचर क्या होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है कि इट कंटेन्स ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज द सेलिएंट फीचर ऑफ बैलेंस डाइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो यार दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट।
मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर रहते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि आपकी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर रहते हैं। सो यार यहाँ पर अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो ये तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपकी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। जबकि रॉफेजेस, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फाइबर्स, ये सब नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट में आते हैं। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो यार विटामिन के जो रहता है ब्लड की क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। कैसे याद रख सकते हो? क्लॉटिंग, के की साउंड आ रही है थोड़ी सी, हेंस इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। देन डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी। तो यार विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी हो जाता है, बी की डेफिशिएंसी से बेरी, ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल इन द बॉडी में कॉज ग्वाइटर। ग्वाइटर गले की समस्या रहती है जिसमें गला एकदम सूज जाता है। सर आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसलिए यहाँ पर हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं ना, जिससे आयोडीन की कमी को पूरा किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज। तो किस में न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी नहीं रहती? न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज मतलब जिसको आप जैसे ही कंज्यूम करते हो डायरेक्ट आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है और आप अपने सारे काम कर लेते हो। हेंस यहाँ पर जो यार वाटर रहता है उसके अंदर कोई न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी नहीं रहती, ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर आता है। जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये तो सब न्यूट्रिएंट्स होते ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और उसके पहले यार आपको बता देते हैं कि अभी टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन आने वाली है। बहुत ही पास है यार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है और उस पर हम अभी से टाइम पुट इन करें। सर अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी इमर्ज, जो कि यार एक बहुत ही फ्री का कंपटीशन है और इसके अंदर आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। और इसकी यार खास बात ये रहेगी कि आपको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक्स देखने को मिलने वाली है और साथ ही जो भी आपका सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर रहेगा वो बिल्कुल टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही होगा। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर सोल्यूशंस मिलने वाले हैं विद द बाय द टॉप एडुकेटर्स ऑफ द कंट्री। सो बिल्कुल यार आपका वो टॉपिक भी वहाँ से कवर हो जाएगा। देन उसके बाद टॉप 3 जो रहेंगे उनको प्रीमियम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री में मिलने वाला है, तो ज़रूर से यार इसमें एनरोल कीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यार थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग भी रहेगा क्योंकि कौन बनेगा टॉपर है ना, इस तरह का एक नया सा फॉर्मेट अब की बार इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर CBSE क्लास 10th 12th कॉमर्स साइंस वाले बच्चों के लिए। बिल्कुल यहाँ पर ये वाला कॉम्पिटिशन रहने वाला है, सो ज़रूर से एनरोल कीजिएगा। और अनलॉक कोड अगर आपसे कहीं मांगता है तो यूज़ कर लेना हमारे चैनल का नाम जो कि APpedia, तो बिल्कुल फ्री में आपके लिए सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। सो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट। बढ़ते हम आगे और नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, तो इसको देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न यार मोटर डेवलपमेंट से कि कौन सा मोटर डेवलपमेंट स्केलेटन ऑफ द बॉडी में होता है। तो यार जहाँ पर भी बड़ा मोटर डेवलपमेंट हो तो वो रहता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, जहाँ पर छोटा छोटा डेवलपमेंट हो होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। हैंस ये स्केलेटन तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो हैंस ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। फाइनल स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चाइल्ड इज, है ना। सो चाइल्ड में फाइनल स्टेज क्या रहता है भाई साहब मोटर डेवलपमेंट का? सॉरी फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज तो आपका रहता है इन्फेंटहुड, है ना। इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, फिर उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड, फिर मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, देन फिर एडल्टहुड, और फिर लास्ट में जाता है आपका एल्डरली एज, है ना। एडल्टहुड के बाद अपना मतलब सीनियर सिटीजन वाली एज, 60+ ओल्डर एज। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि थर्ड स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन विच चाइल्ड की एज रहती है कौन कौन से के बीच में। तो यार थर्ड स्टेज जो रहता है मोटर डेवलपमेंट का वो रहता है आपका एडोलेसेंस। एडोलेसेंस रहता है 12 से 18 साल, तो 12 से 18 एक भी ऑप्शन नहीं, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फाइन मोटर डेवलपमेंट यूज़ करता है कौन सी मसल? तो फाइन मोटर डेवलपमेंट में स्मॉलर मसल्स रहती है, ठीक है, तो स्मॉलर मसल्स रहती है। लेकिन अब जो पोस्चर और बैलेंस का काम करती है ये तो लार्ज वाली करती है, तो इसको काट दो, है ना। तो बचा अपने पास ऑप्शन नंबर डी कि स्मॉल मसल्स एंड फॉर कैरिंग आउट प्रिसाइज एक्टिविटीज, हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफेक्ट करता है मोटर डेवलपमेंट को और इसको हेरिडिटी फैक्टर भी कहते हैं। तो जहाँ पर भी हेरिडिटी आ जाएगा मतलब जीन्स, है ना, तो जेनेटिक फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज हेरिडिटी फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है मोटर डेवलपमेंट के लिए? तो जेनेटिक, एनवायरमेंट, फूड, न्यूट्रिशन सब कुछ रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपके मोटर डेवलपमेंट के लिए। इन द ईयर PT ऊषा परफॉर्म रिमार्केबली इन दी 400 मीटर हर्डल रेस। तो इसमें PT ऊषा ने कौन से ओलंपिक्स में बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था? तो ये थे 1984 के ओलंपिक्स। 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को ब्रॉन्ज मेडल मिला था? तो यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कन्नम मल्लेश्वरी को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, वेट लिफ्टिंग वाली कैटेगरी में थे। एंड देन उसके बाद यार भारतीय महिलाओं में एक जोश, जुनून, जज्बा पैदा हो गया था ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का, और आज हम देख ही सकते हैं कि भारतीय नारी सब पर भारी और बहुत ही अच्छे से ओलंपिक्स में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है हमारी फीमेल पावर की तरफ से भी।
देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो इसके कुछ अच्छे प्रश्न आपको बता देते हैं। इन द मोटर फिटनेस टेस्ट 600 मीटर रन या वॉक मेजर करता है किस चीज़ को? तो 600 मीटर रन या वॉक लंबी रेस की दूरी। तो हमेशा अपने पास एक ही चीज़ आती है, स्टेमिना, एंड्योरेंस या एरोबिक कैपेसिटी। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विच आर द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ द टेस्ट एंड मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। तो टेस्ट मेजरमेंट क्या रहते हैं आपके? हमेशा क्वांटिटेटिव रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर से डेटा निकालते हैं ना, जैसे किसी की स्पीड कितनी है, कोई कितने पुशअप्स करता है, किसी की स्ट्रेंथ कितनी है, तो यहाँ पर डेटा निकाला जाता है। हेंस जो टेस्ट एंड मेजरमेंट रहते हैं आपके क्वान्टिटेटिव रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कंपोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस। तो मोटर फिटनेस के अंदर आपका बैलेंस, एजिलिटी, एबिलिटी है ना, ये कोऑर्डिनेशन सब कुछ आ जाते हैं। हेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट से हम क्या मेजर करते हैं? तो यार 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट बेसिकली आपका मोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर आता है। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम आगे और नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सीनियर सिटीजन वाले टेस्ट की। तो सेफ रहते हैं, एंजॉयबल रहते हैं, रिलायबल रहते हैं और साइंटिफिक रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसीलिए तो रिकलिन जॉन्स ने अलग से बनाया इनके लिए टेस्ट, वरना तो हम उनसे मोटर फिटनेस टेस्ट ही करवा लेते या कार्डियोवैस्कुलर वाला टेस्ट ही करवा लेते। नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म बाय द लोअर फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए हम चेयर स्टैंड टेस्ट यहाँ पर करते हैं। हेंस ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आ जाता है लास्ट चैप्टर जो कि बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि बायोमैकेनिक्स आपकी हेल्प करता है। तो ऑप्शन है ट्रीटिंग इंजरीज टू स्पोर्ट्स पर्सन, सही बात है। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, तो बिल्कुल यार सारी चीज़ें यहाँ पर सही है। ऑल द अबव इज द राइट आंसर। वैसे मैंने आपको बताया जहाँ पर हेल्प, ऑब्जेक्टिव ये आता है तो ऑल द अबव के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बायोमैकेनिक्स किस चीज़ की ब्रांच है? तो यार बायोमैकेनिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस मैकेनिक्स। बायो मतलब लिविंग बींग और मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ फोर्सेस। तो बायोमैकेनिक्स में जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी ह्यूमन बींग पर स्टडी ऑफ फोर्सेस करते हैं। सो स्टडी ऑफ फोर्सेस जहाँ पर भी आ जाए, फोर्स इज द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। तो बायो से ज़्यादा ये फिजिक्स है। नेक्स्ट न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है जो कि एक्सेलरेशन से डील करता है, तो वो रहता है न्यूटन बाई का सेकंड लॉ। क्योंकि फर्स्ट लॉ तो अपना क्या रहता है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट और इन मोशन विल रिमेन इन रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन इट। और थर्ड लॉ बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो इन दोनों में एक्सेलरेशन का ज़्यादा रोल नहीं, लेकिन सेकेंड में तो वो उसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दी नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो फर्स्ट भी सही है कि इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, एंड सेकंड भी सही है कि टू प्रिवेंट द स्पोर्ट्स इंजरी। हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक इन्वॉल्व्स द सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन ऑफ ए जॉइंट। तो यार ये चारों जब यहाँ पर मिल जाते हैं तो उसको हम सर्कमडक्शन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पिन अप कर रखा है, आप उनको भी सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व करने के लिए आप #ANS का यहाँ पर प्रयोग कीजिएगा। मैं आपके सभी आंसर्स को यहाँ पर देखने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।